Students, all of you, welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter life processes in living organism. In that chapter today we have to study about the coordination. तो इस चैप्टर में हमें कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ना है. तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है और लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोऑर्डिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस होता है, इसके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है. Therefore, watch this video completely. If you are not subscribed this channel, then subscribe it and don't forget to like and share the video. Now we are going to start today's topic, coordination. Sometimes what happens while eating, we bite our tongue or the fingers by mistake. जब हम खाना खाते हैं तो हमारी उंगली जो है दांतों के नीचे आती है, कभी कभी हमारी टंग भी दांतों के नीचे आती है, हमारा गाल भी कभी कभी दांतों के नीचे आ जाता है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम कुछ बातें सोचते रहते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है. जब खाना अंदर जाता है या दांतों के नीचे जो टंग आती है और इसका कोऑर्डिनेशन अगर नहीं रहा तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है. तो देयरफॉर कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू परफॉर्म द एक्ट ऑफ ईटिंग. तो खाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी अच्छी तरह से, इसलिए दांत और जीभ के अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. जब हम बोलते हैं तो बोलते वक्त हमारी जीभ जो है वो दांतों के नीचे नहीं आती है क्योंकि उसमें कोऑर्डिनेशन है. दांत और टंग, टीथ और टंग, इसमें भी बीच में कोऑर्डिनेशन है. कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय होता है और जिसकी वजह से ये एक्टिविटी पूरी होती है. We know that there are various organ systems functions in the multicellular organism. The multicellular organism contains the various organ system and these organ system perform the various life processes. तो हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के जो लाइफ प्रोसेस है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन है, कोऑर्डिनेशन है, हार्मोन कंट्रोल है, नर्वस कंट्रोल है, एंजाइम सिक्रीशन है, ये सभी जो एक्टिविटीज जो है ये एक्टिविटीज हमारे बॉडी के अंदर होती है और इसके लिए वे अलग अलग तरह के ऑर्गन्स काम करते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स करते हैं. एक ही वर्क जो है, एक वर्क करने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स काम करते हैं. तो इन सभी ऑर्गन्स के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए. और कोऑर्डिनेशन होगा तो ही देयर इज द life of living things can be goes on smoothly if there is the coordination between the different organ system or the organs and the stimuli from the surrounding. क्योंकि बाहर से हमें स्टिमुलाई मिलता है और इसे हम रिस्पॉन्स देते हैं और इन सब के बीच में अगर कोऑर्डिनेशन है तो लाइफ जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उसकी लाइफ अच्छी तरह से चलती रहेगी. अदर ऐसा नहीं है तो देयर ऑकर्स द कॉम्प्लिकेशन. ऐसा नहीं है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं. देयरफॉर depending upon this we can say that the systematic regulation of different processes is called as control and systematic regulation of different processes is called as control and second is the coordination. The bringing about the different processes in proper sequence is called as coordination. आगे समझ में? The systematic regulation of different processes is called as control and bringing about the different processes in proper sequence is called as coordination. तब इसके बीच में क्या संबंध है, एक एग्जांपल से हम समझेंगे. कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन. तो कोई भी एक्टिविटी अगर होना है तो उसके अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होने चाहिए. समझो हमारे घर में जो हमारे फैमिली का जो मेन रहता है उसका पूरे घर के अंदर कंट्रोल रहता है और कंट्रोल होने के बावजूद और सभी मेंबर जो है वो मिलजुल के काम करते हैं, इसीलिए हमारा घर अच्छी तरह से चलता है. हम हमारे स्कूल का एग्जांपल लेंगे. हमारे स्कूल में क्या होता है? द प्रिंसिपल ब्रिंग्स अबाउट द कंट्रोल ऑन ऑल द एक्टिविटीज दैट इज हैपनिंग इन द स्कूल. स्कूल के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसके अंदर उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? हमारे प्रिंसिपल के हाथ में होते हैं. और सभी टीचर्स, फिर स्टूडेंट्स और बाकी सभी स्टाफ जो है ये इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है. ये सभी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं और देयरफॉर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन दोनों भी जरूरी है. अगर प्रिंसिपल का कंट्रोल है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, टीचर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है, मैथ्स का पीरियड है उसमें इंग्लिश का टीचर जा रहा है, इंग्लिश का पीरियड है उसमें मैथ्स का टीचर जाए, 7वीं कक्षा में 8वीं कक्षा का टीचर पढ़ाने जा रहा है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होगा और हमारे एजुकेशन सिस्टम अच्छी तरह से नहीं चलेगी. देयरफॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? बिकॉज अब देखिए हम एक एग्जांपल लेंगे. फॉर एग्जांपल द डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का हम एग्जांपल लेंगे. डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त निवाला जैसे हमारे मुंह के पास जाता है तो मुंह ओपन होता है.
तो मुंह को बताना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली इट ओपन्स, इट मीन्स दैट इट गेट द स्टिमुलाई, वहाँ पे स्टिमुलाई मिलता है कि खाना मुंह के पास आ रहा है, मुंह को ओपन होना है। जैसे खाना मुंह के अंदर जाता है तो मुंह के अंदर जाने के बाद हमारे दांत उसे चबाने का काम करता है, सलाइवरी ग्लैंड्स उसमें सलाइवा मिक्स करता है और इसके बाद ये डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, जैसे ही खाना मुंह के अंदर गया इट गेट द स्टिमुलाई टू द सलाइवरी ग्लैंड टू सिक्रीट द सलाइवा, और सलाइवा वहां पे सिक्रीट होता है। और इन सब के ऊपर कंट्रोल किसका होता है? द ब्रेन कंट्रोल्स ऑन द वेरियस एक्टिविटी, द ब्रेन गिव्स द सिग्नल्स टू द सलाइवरी ग्लैंड टू सिक्रीट द सलाइवा एज सून एज द फूड एंटर्स इन योर माउथ। देयरफॉर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ये सभी एक्टिविटीज के अंदर है। यहीं पे डाइजेशन की एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होती तो अंदर भी देखिए, अगर हमारा मुंह है, मुंह में से जब खाना अंदर जाता है तो पहले फेरिंक्स में जाता है और फेरिंक्स में दो ओपनिंग्स होते हैं। वन इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, दिस इज द पार्ट ऑफ आवर एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा है ट्रकिया। ट्रकिया इज कॉल्ड एज वाइन पाइप। तो ट्रकिया जुड़ा हुआ होता है हमारे लंग्स के साथ, और जो ईसोफेगस जो है, ईसोफेगस इट ओपन्स इनटू द स्टमक। तो ईसोफेगस जो है वो कहाँ ओपन होता है? हमारे स्टमक। ये रफ डायग्राम में यहाँ पे निकाल रहा हूँ, स्टमक के अंदर ओपन होता है। अब जब देखिए यहाँ पे दोनों ओपनिंग्स एक ही जगह पे, अगर गलती से खाना हमारे ट्रकिया के अंदर चला जाएगा, फूड मटेरियल ट्रकिया के अंदर चला जाएगा तो वो लंग्स के अंदर आएगा, और लंग्स के अंदर थोड़ा भी खाना आता है, थोड़ा पार्टिकल्स भी आते हैं, तो इट कैन कॉजेज द सीरियस प्रॉब्लम्स टू आवर बॉडी एंड इट लीड्स टू द डेथ। तो जोर से हमें ठसका लगेगा और वैसे ही वो पार्टिकल बाहर निकल के आएगा, और वो पार्टिकल बाहर निकल के नहीं आता और स्टमक के अंदर वैसे रहेगा तो हमारी जान भी उसमें जा सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है। जैसे भी यहाँ पे खाना आता है तो ये जो पाथ है यहाँ पे एपिग्लॉटिस होती है, और एपिग्लॉटिस इस पाथ को बंद करता है और खाना इजीली हमारे ईसोफेगस में जाता है और फिर स्टमक के अंदर पहुंचता है। तो यहाँ पे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी, डाइजेशन की एक्टिविटी बराबर हो रही। ऐसा अगर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर खाना यहाँ पे पहुंचा और यहाँ पे ये पाथ अगर मार्ग अगर बंद नहीं हुआ तो खाना सीधे ही हमारे ट्रकिया से फिर लंग्स के अंदर आ जाएगा और इससे हमारी जान जा सकती है। यानी कि लाइफ प्रोसेसेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो आगे समझ में, देयरफॉर to perform any activities, if any activity is taking place in our body successfully, then there is the proper coordination between the different organ system and organs that are participating in the various steps, at the various step इज वेरी नेसेसरी। यानी कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन किसके बीच में होना जरूरी है? देयर शुड बी द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स और द ऑर्गन्स पार्टिसिपेटिंग इन एट द वेरियस स्टेप इन दैट एक्टिविटी। तो जो एक्टिविटी इसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स भाग ले रहे हैं। अब स्टमक जो है, स्टमक कहाँ पे ओपन होता है? स्टमक इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होता है, फिर रेक्टम और एनस। तो ये सभी ऑर्गन्स जो है, इन ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। और अगर ये कोऑर्डिनेशन नहीं है तो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस, अब देखिए स्टमक के अंदर जैसे ही खाना आता है तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रेट करने का काम करता है। और कितने प्रोसेस में वहाँ पे सिक्रेट हो रहे हैं, कितना सिक्रेट करना है वो भी बराबर यहाँ पे सिक्रेट होता है, वही प्रोपोर्शन में यहाँ पे सिक्रेट होता है। स्टमक की वॉल्स जिसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से हमारे फूड चर्निंग होता है, फूड और पतला होता है, जिसकी वजह से सभी डाइजेस्टिव जूसेस उसके अंदर मिक्स होते हैं। और मिक्स होने के बाद यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, यहाँ पे सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होता है और उसमें एसिडिक फूड जो है फिर हमारे इंटेस्टाइन के अंदर चला जाता है। तो आगे समझ में, ऐसा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इफ अगर सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेशन है, इफ ड्यू टू द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और ड्यू टू सम अदर रीजंस देयर ऑकर्स द कंफ्यूजन एट एनी स्टेप, द एक्टिविटी मे नॉट बी कंप्लीटेड। अगर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बराबर नहीं है और कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है, कंफ्यूजन अगर है कोई भी स्टेप के अंदर, तो वहाँ पे एक्टिविटी नहीं होगी। अब देखिए
अब हमें पता है कि ये जो स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। अगर खाना स्टमक के अंदर पहुंचने से पहले ही यहाँ पे एसिड का सिक्रेशन हो गया तो क्या होगा, दिस एसिड कैन एक्ट ऑन द वॉल्स ऑफ स्टमक एंड इट कैन डाइजेस्ट द वॉल ऑफ स्टमक एंड इट लीड्स टू द एसिडिटी, जिससे हमें एसिडिटी भी हो सकती है और ये एसिड हमारे स्टमक को भी खा सकता है, इसकी हमारे स्टमक को इंजुरी हो सकती है। तो ऐसा नहीं होता है, पहले खाना स्टमक के अंदर जैसे ही आएगा वैसे ही वो डाइजेस्टिव जूस से सीक्रेट होगी, उसके पहले भी नहीं और उसके बाद में भी नहीं। ऐसा नहीं कि खाना आ गया और फिर 10-15 मिनट के बाद फिर वहाँ पे जूस सीक्रेट हो रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन जो है, पेप्सिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस यहाँ पे सीक्रेट होता है, ऐसा नहीं होता है, पहले भी नहीं होता है, बाद में नहीं, एक्यूरेट टाइमिंग यहाँ पे भी होती है। देयरफॉर देयर इज द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन नहीं है, उसके पहले भी आ गए तो यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस अच्छी तरह से नहीं होगी, खाना हमारा नहीं डाइजेस्ट हो पाएगा। आ गया समझ में। एंड देयर शुड नॉट बी रैंडमनेस एट एनी स्टेप, तो रैंडमली कोई भी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया। तो हर एक प्रोसेस हर एक स्पेसिफिक टाइम पे और स्पेसिफिक समय के दौरान ही होनी चाहिए, जब होना है तभी होनी चाहिए, यानी कि खाना अंदर आया तभी यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट होना है, उसके पहले नहीं और उसके बाद में भी नहीं है। देयरफॉर देयर नीड अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द डिफरेंट इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी विच लीड्स टू द प्रॉपर डिफरेंट फैक्टर्स। हमारे बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन हमारे इंटरनल एक्टिविटीज के बीच में भी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। एंड दिस इंटरनल एक्टिविटीज आर रिजल्टिंग बाय द वेरियस फैक्टर्स लाइक बॉडी टेम्परेचर, वाटर लेवल, देन एंजाइम लेवल एटसेट्रा, एंड ऑल्सो द स्टिमुलाई अराइजिंग इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट्स। तो बाहर से जो भी स्टिमुलाई हमें मिलता है उसे भी हमें रिस्पॉन्स देना है, और अंदरूनी जो भी एक्टिविटीज होती है उसमें भी कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी होता है। आगे समझ में बच्चों। देयरफॉर द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एक्टिविटीज, हमारे बॉडी में अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, उसमें प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड दिस प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इज ब्रिंग अबाउट बाय द वेरियस सिस्टम्स ऑफ द organisms which helps to maintain a state of equilibrium, and that state of equilibrium is called as homeostasis. And this homeostasis is very important and which is necessary for the optimal efficiency of body. Homeostasis is very necessary for optimal efficiency. होम्योस्टेसिस यानी कि इसे इक्विलिब्रियम कहा जाए, स्टेडी स्टेट हमारे बॉडी के अंदर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? स्टेडी स्टेट। फॉर एग्जांपल अब देखिए, हमारा बॉडी जो है उसका टेम्परेचर फिक्स होता है। वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, देयरफॉर हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। एनवायरमेंट का टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा भी हुआ तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। अगर वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है तो हमारे बॉडी के अंदर एक्टिविटीज भी नहीं हो सकती, और टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ तो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स का सिक्रीशन बराबर नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम सिक्रीशन एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। अगर उससे टेम्परेचर कम होता है और उससे ज़्यादा भी होता है तो हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम सिक्रीशन नहीं होगा। अब सिर्फ हम डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एग्जाम्पल रहे, अगर एंजाइम का सिक्रीशन प्रॉपर नहीं होगा तो डाइजेशन वहाँ पे बराबर नहीं होगा। अगर डाइजेशन बराबर नहीं होगा तो हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस और हमारी लाइफ अच्छी तरह से, यानी कि तो लिविंग थिंग्स जो है उसमें जो है कांस्टेंट स्टेट नहीं रहेगा, यानी कि वो नॉर्मल जो है वो जीवन नहीं जी पाएगा। इसीलिए बच्चों, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हमें जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो उस दौरान क्या होते हैं कि हमें भूख भी बहुत कम लगती है। और ठंडी का सीज़न अगर है तो वहाँ भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमारा बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा लगती है, और हमारे बॉडी को एनर्जी ज़्यादा लगती है तो वो एनर्जी के लिए हम फूड भी ज़्यादा लेते हैं। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर जो है, कांस्टेंट स्टेट यानी कि होम्योस्टेटिक मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, और उस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की वजह से सभी एक्टिविटीज़ हमारे बॉडी के अंदर होती है, और उस एक्टिविटीज की वजह से वो होम्योस्टेसिस मेंटेन करना है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का मेन मोटो क्या है? द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स अबाउट द होम्योस्टेसिस, दैट इज द स्टेडी स्टेट ऑफ आवर बॉडी, एंड दिस स्टेडी स्टेट इज इंपॉर्टेंट फॉर द ऑप्टिमल इफिशियंसी ऑफ बॉडी। इफिशियंटली हमारी बॉडी काम करे, इसीलिए होम्योस्टेसिस होना बहुत जरूरी है। वाटर लेवल भी हमारे बॉडी के अंदर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर पानी कम होता है तो हमें क्या होती है, हमें
प्यास लगती है और हम पानी पीते, पानी ज़्यादा होता है तो पर्स्पिरेशन, यूरिनेशन से थ्रू हमारे बॉडी से पानी बाहर निकलता है। और इस दोनों एक्टिविटीज़ किस लिए है? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर वाटर का कांस्टेंट लेवल जो है वो कांस्टेंट रहे, यानी कि होम्योस्टेसिस रहे, इसीलिए सभी एक्टिविटीज़ जो है हमारे बॉडी के अंदर होती है। दिस इज ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।